हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? तो भाई चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास परसेंटेज। और पार्ट नंबर 9 हम लोगों का चलने वाला है। बच्चे अभी एक दो क्लास इसमें और होंगी। हालांकि 8 से 9 क्लास का ये चैप्टर है। इसमें एक दो क्लास एक्स्ट्रा आपकी लग रही हैं, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें शुरू के जो 3-4 क्लासेस या 4-5 क्लासेस तक हमारी एफिशिएंसी या फिर हमारी स्पीड जो रही वो बहुत स्लो थी, क्योंकि बच्चे नए नए जुड़ रहे थे और आप लोगों का जो ट्यूनिंग है वो मैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से कोई भी चैप्टर मैं शुरू करता उसमें एक दो क्लास एक्स्ट्रा तो लगनी थी। हाँ, अब आगे हम जो भी चैप्टर्स करेंगे उनमें मेरी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड के साथ कहीं ना कहीं अब मैच कर जाएगी, और फिर हम अपनी जो क्लासेस हैं उनको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। हालांकि चैप्टर भी बड़ा है परसेंटेज, तो इसमें वैसे भी 8-9 क्लासेस तो लगती ही हैं नॉर्मली। हमने एक दो क्लास एक्स्ट्रा ली, उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। आज 9th क्लास है और दो टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जो हमारी फ्राइडे में क्लास हुई थी उसका रिवीजन करा देता हूँ। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारा खर्चा समान होगा, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो जो रेशियो किसका, कीमत का होगा, प्राइस का होगा, उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, खपत यानी कि कंजप्शन का। कब? अगर खर्चा समान है। अगर आप अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहे हो और किसी चीज की कीमत बढ़ गई और आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो भैया आपको उसकी खपत को कम करना पड़ेगा, है ना? ये बात सही है ना कि किसी चीज की कीमत बढ़ जाए और आपका खर्चा नहीं बढ़ता तो कीमत खपत को कम करना ही पड़ेगा। और किस अनुपात में करना पड़ेगा? जस्ट रिवर्स, यानी कि उल्टा आपको करना पड़ेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। शुरू करें भाई, टाइम हो चुका है अब हमारा। और एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन आया हुआ है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं टाइप को चेंज करता हूं। और अगला टाइप भी इसी के ऊपर होने वाला है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अभी। चलिए, बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब। सवाल है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर, कर होता है टैक्स, में 17% की कमी आई और उसकी खपत में 17% की वृद्धि आई, तो राजस्व में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? बच्चे, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? कि एक फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। बताया था ना, 2% के लिए। और ये भी मैंने कहा था कि अगर वृद्धि हो रही होगी तो प्लस का साइन, और अगर कमी हो रही होगी तो माइनस का साइन। बच्चे, यहां कह रहा है 17% की कमी, तो ए को ले लेंगे माइनस का 17। दूसरे में कह रहा है 17% की वृद्धि, तो प्लस का 17, प्लस ये आएगा -17 गुणा 17 बटे 100। तो ये तो आपस में कट गए। 17 गुणा 17 कितना होता है बच्चा? 289, और वो भी माइनस का, और बटा 100%, है ना? ये हो जाएगा माइनस का 2.89%। बच्चे, यहां माइनस का 2.89%, माइनस का क्या मतलब है सर? माइनस का मतलब है किसी भी चीज में कमी। तो हम कह सकते हैं सर 2.89% की कमी। क्या कह सकते हैं बच्चे? 2.89% की कमी। यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं है, ये होमवर्क क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें टाइप पे। और इसमें भी मैं वही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रखूंगा जो मैंने आपको पीछे बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं उसको लिखकर आपको रिवाइज करा देता हूं बच्चे। आप सभी लोग मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे उस चीज को, कि अगर हमारा खर्चा समान है, अगर हमारा खर्चा समान है यानी कि हम खर्चे को नहीं बढ़ाना चाहते, है ना भाई? होता है ना भाई, मान लो आपने आपने फिक्स कर दिया है, आपने फिक्स कर दिया है कि महीने में ना, महीने में
500 रुपए की ही सब्जी खानी है, अपनी सैलरी से फिक्स कर दिया है, चलो 500 तो कम हो गया, महीने में फिक्स कर दिया आपने कि 1500 रुपए की सब्जी खानी है, उससे ज्यादा मैं सब्जी पर खर्च करूंगा ही नहीं। अब सपोज हुआ क्या कि अब प्याज के दाम बढ़ गए, हुए ना बीच में टमाटर के दाम बढ़ गए, आपने फिक्स कर रखा है 1500, लेकिन जैसे ही प्याज टमाटर के दाम बढ़े आपने 1500 रुपए को कहीं नहीं हिलाया, जो खर्चा है वो 1500 ही आपने रखा, तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कहां पे? जिसके दाम बढ़े हैं उसकी खपत कम कर दो, सब्जी में प्याज कम डालना शुरू कर दो, सलाद में काटना प्याज कम कर दो, टमाटर सलाद में देना बंद कर दो, है ना? तो ऐसे ऐसे आप खपत कम कर दोगे उस चीज की जिसके रेट बढ़ गए हैं, तो आपका खर्चा फिर समान रहेगा। तो वही चीज है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खर्चा समान है, तो बच्चे जो रेशियो हमारे रेट का, यानी कि जो रेशियो मूल्य का होगा ए बी, उसका अपोजिट, मूल्य को कीमत भी बोल देते हैं, उसका अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा? खपत, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कंजप्शन का, ये प्राइस का रेशियो है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो रेशियो प्राइस का होगा उल्टा रेशियो किसका? कंजप्शन यानी कि खपत का हो जाएगा। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कराएंगे बच्चे, कराएंगे, ठीक है? वो सॉरी, चुनाव वाले। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा यहां पर देखिए, ये सवाल देखिए एक बार। एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है, इसीलिए खर्चे को समान रखने के लिए परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। पहले खपत कितनी थी? चलो बताओ, कौन बताएगा इसका जवाब? सवाल को ना बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है, मैं कह रहा हूं टेंशन लेकर अगर सवाल को समझोगे, मैथ्स में अगर आप टेंशन लोगे तो मैथ्स आपको डबल टेंशन देगा, ये बात पक्का है। मैथ्स को डरा के रखो, वो डर के रहेगा। डरा के रखने का मतलब है कि ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचो कि वस्तु की कीमत 25% कम हो गई। मैं मान लो आप मार्केट गए, आपको तरबूज लेने थे, तरबूज का गर्मी का मौसम चल रहा है, तरबूज लेने गए आप, पता चला कि तरबूज जो है वो 10 रुपए किलो बिक रहा है, और आप घर से सोच के गए थे कि 30 रुपए किलो तरबूज होगा, 30 रुपए किलो होगा, उसके हिसाब से आप रुपए लेके गए थे कि भाई मैं 90 रुपए लेके जा रहा हूं, 3 किलो तरबूज ले आऊंगा 30 रुपए किलो के हिसाब से। लेकिन पता चला भाई साहब 10 रुपए किलो तरबूज हो गया, तो आपको 90 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि सर फिर हम 30 रुपए के 3 किलो ले लेंगे, नहीं, आपको 90 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 90 रुपए खर्च करने ही करने हैं तरबूज पे। तो फिर आप 10 रुपए किलो जैसे ही आपको दिखेगा आप कहोगे 90 रुपए के 9 किलो दे दे, है ना? आपकी खपत बढ़ जाएगी, कंजप्शन बढ़ जाएगा जैसे ही रेट गिरा। तो जैसे ही कीमत 25% कम हुई तो भाई साहब क्या हुआ कि खर्चा समान है, यानी कि जितना रुपए वो घर से लेकर गया था वो सारा का सारा पैसा उसका उतना ही है, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। तो एक परिवार ने उस वस्तु की खपत, खपत यानी कि जो उसके ऊपर चीजें उसको लेनी है, उसमें 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी, क्योंकि रेट कम हो गया था। और ये बात तो श्योर है कि अगर रेट कम हुआ है तो खपत तो बढ़ेगी। अब हम जानते हैं कि 25% का जो फ्रैक्शन जो भिन्न होता है बच्चे, कितना होता है? 1/4। तो उसने बोला कि कीमत जो है, जो उसका प्राइस है वो 25% कम हो गया, तो बच्चे कितना हो गया? 4 से घट के 3। भाई 4 में से 1 घटा दो तो जो उसकी कीमत है 4 से 3 हो गई। तो अगर कीमत 4 से 3 है बच्चे, उसका कंजप्शन यानी कि खपत कितनी हो जाएगी? सर उल्टा कर दो इसे, कितना? 3 से 4 कर दो। कितना कर दो सर? उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा। ये तो मैंने कई बार आपको रिवाइज करा दिया। मतलब अगर ये 3 पता है क्या है? ये 3 है उसकी पुरानी खपत, पुरानी खपत, ओल्ड कंजप्शन या ओरिजिनल कंजप्शन भी आप कह सकते हो इंग्लिश में, या पुरानी की जगह वास्तविक भी कह सकते हो, वास्तविक, वास्तविक भी बोल देते हैं कई कई सवालों में।
वास्तविक या पुरानी खपत, और इधर जो आया है ये नई खपत है, नई खपत, न्यू कंजप्शन। ठीक है, तो सवाल ने कहा 20 किलो की वृद्धि हो गई खपत में, 20 किलो की वृद्धि हो गई खपत में, तो यहां भैया कितने की वृद्धि हुई है? 3 से 4, सर 1 यूनिट की, और सवाल ने बोला है 20 किलो की वृद्धि, तो 1 यूनिट का मान 20 किलो। आपसे क्या पूछ रहा है? पहले खपत कितनी थी, पहले यानी कि ओरिजिनल पुरानी खपत की बात कर रहा है, तो 3 गुणा 20 यानी कि 60 किलो, 60 किलो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये उसकी पुरानी खपत है, जो आपसे पूछा है कि पहले उसकी खपत कितनी थी, ओरिजिनल कंजप्शन कितना था, व्हाट वाज द अर्लियर कंजप्शन। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। इनकेस आपसे अगर पूछता कि उसकी नई खपत कितनी है, तो बच्चे आप कहते सर 1 यूनिट का मान 20, तो 4 का मान 80। ये उसकी नई खपत है, जो अब वो चीजों को खरीद रहा है, वो 80 किलो खरीद रहा है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देता हूं थोड़ा सा बढ़ाकर, ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे इस सवाल का जवाब जल्दी से? कई सारे सवाल हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समा जाएगा, बस आप बैठकर सॉल्व करते रहो सवाल को। सवाल करा, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती, आप कोई मार्केट में लेने गए पेन, उसकी कीमत में 20% की अगर कमी होती, तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद लेता, तो प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या है? यस, अब आपको ये प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। भाई आप ना दुकानदार हो, मानकर चलो आप दुकानदार हो, आप सामान मार्केट से लाते हो और अपनी दुकान में बेचते हो। ठीक है, स्टेशनरी की आपकी दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, आप गए मार्केट, आपने कहा भाई पेन चाहिए, लेकिन आपको पता चला पेन की जो कीमत है ना, 1 रुपए, मान लो 10 रुपए का पेन आता था पहले, वो अब कम हो गया, उसमें 20% की गिरावट आ गई, 10 रुपए का नहीं है, वो सस्ता आ रहा है, तो आप ज्यादा पेन खरीदोगे या कम खरीदोगे? सर जितने खरीदने हैं उतने खरीदेंगे, ये तो हो गया चलो एक बात। दूसरी बात, मान लो अगर कीमत 10 रुपए पेन की थी, वो मान लो कम हो गई, 8 रुपए 7 रुपए हो गई, और आपको पेन के ऊपर 100 रुपए खर्च करने ही करने हैं, चाहे वो पेन 10 रुपए का हो, चाहे वो पेन 8 रुपए का हो, आपको 100 रुपए खर्च करने ही करने हैं, तो फिर तो पेन ज्यादा आएंगे ना। अगर पेन 10 रुपए से घट के 5 रुपए का हो गया, तो 100 रुपए में ज्यादा पेन आएंगे ना। आप बात क्लियर है ना? तो वो वही कह रहे हैं कि कलम की कीमत 20% कम हो गई, एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद सकता है, यानी कि उसका खर्चा 100 रुपए ही है, अपने घर से 100 रुपए ही लेकर गया है कि 100 रुपए के ही पेन लेकर आने हैं, तो अब जैसे ही वो 100 रुपए अब देगा, तो वो 10 कलम ज्यादा खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत में कमी आई है, कलम की कीमत में। तो यहां भी खर्चा इस कंडीशन में भी समान होता है। उसने बोला है कि एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद सकता है। देखो ये एक कंफ्यूजन होता है बच्चों में, सामने देखो सभी लोग, आप लोग समझोगे 100 रुपए में 10 कलम ले रहा है, नहीं, 100 रुपए में 10 कलम नहीं ले रहा, ये 100 रुपए तो उसका टोटल खर्चा है, टोटल, और ये वो एक्स्ट्रा ले रहा है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ये तो 100 रुपए तो उसका टोटल खर्चा है जो उसने दिए, और ये एक्स्ट्रा मिले हैं उसे 10 कलम। क्यों? क्योंकि कीमत में 20% की गिरावट आई, जिसकी वजह से 10 पेन ज्यादा मिले। ये 100 रुपए तो टोटल खर्चा है सभी पेनों के लिए जो उसने दिया है। ठीक है, तो यहां भी एक कंडीशन बन गई कि खर्चा जो है वो समान है। अब खर्चा समान की कंडीशन में मैंने आपसे बोला कि 20% का जो भिन्न है बच्चा, जो फ्रैक्शन होता है कितना है, 1/5। तो जरा मुझे बताना कीमत का रेशियो क्या होगा? 20% की कमी आई है, तो 5 में से 1 कम होकर कीमत कितनी हो जाएगी? 4। भाई मानकर चलो पहले जो पेन है वो 5 रुपए का आ रहा था, अब 4 रुपए का आएगा, और आपके पास तो 100 रुपए हैं, आपके पास तो 100 रुपए हैं, तो भैया खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, 4 से 5 उल्टा कर दो।
यानी कि ये उसकी ओरिजिनल कंजप्शन, पुरानी खपत या वास्तविक खपत है, और ये उसका न्यू कंजप्शन यानी कि नई खपत है। ये ओरिजिनल या वास्तविक खपत और ये नई खपत। आपसे कह रहा 10 कलम ज्यादा खरीदेगा, तो बच्चे यहां कितना ज्यादा खपत हो रही है सर? 1 यूनिट, और सवाल के हिसाब से 10 कलम ज्यादा है। आपसे पूछा क्या है? सबसे पहले देखो बच्चा, आपसे पूछा है नई कीमत। सुनो, अब यहां नए सवाल बनते हैं आगे, सभी लोग सामने देखो। आपसे बच्चा यहां पूछा है उसकी नई कीमत। नई कीमत के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको नई खपत का पता होना जरूरी है। नई खपत का तो आप पता करेंगे कि 1 यूनिट का मान अगर 10 कलम है तो नई खपत कितनी हो जाएगी? नई खपत होगी सर 5 गुणा 10, दैट इज 50 कलम। नई खपत कितनी है? 50 कलम। नई कीमत कितनी हो जाएगी? नई कीमत हो जाएगी आपका 100 रुपए टोटल उसकी जेब में है, और बटे नई खपत कर देंगे, यानी कि 2 रुपया। तो अब जो नई खपत है ना, वो 1 पेन 2 रुपए का है। अब नई कीमत पूछा है ना, नई कीमत का मतलब है कि जो 1 पेन है वो अब 2 रुपए का है। 2 रुपए का। अगर आपसे कहता उसकी ओरिजिनल कीमत क्या है, या फिर वास्तविक कीमत क्या है, या फिर पुरानी कीमत क्या है, तो आपका जवाब क्या होता? जल्दी से आप मुझे बताओ। अगर आपसे कहता उसकी ओरिजिनल कीमत क्या है, तो आपको फिर उसकी ओरिजिनल खपत का पता होना जरूरी था। ओरिजिनल खपत बताना जरा। 1 यूनिट का मान 10 कलम, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 40 कलम। 40 कलम। तो ओरिजिनल कीमत कितनी हो जाएगी? 4 सवाल बनते हैं इस तरह के में, 4 सवाल। ओरिजिनल कीमत आप कहेंगे सर 100 रुपए उसकी जेब में थे और 40 कलम वो लेके आ रहा है, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5/2 यानी कि 2.5 रुपया प्रति कलम। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं बच्चे इस तरह के सवाल में, 4। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनता है, मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल तो बनेगा उसकी नई खपत क्या है, एक सवाल बनेगा उसकी ओरिजिनल खपत क्या है, एक सवाल बनेगा नई कीमत क्या है, और चौथा क्वेश्चन बनता है ओरिजिनल कीमत क्या है। इन 4 सवाल में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी सवाल में। ठीक है, मैंने इसी क्वेश्चन में आपको चारों क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जरा। ये सवाल देखिए, कोशिश करो कि इसमें आप जवाब दे पाओ। वही सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। अधिक चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य का मतलब है वो नया मूल्य आपसे पूछ रहा है। भाई किसी भी चीनी का जो मूल्य है वो कब घटेगा? जब उसके मूल्य में कमी आएगी। अब सवाल को फिर से पढ़ो। उसने कहा चीनी का जो मूल्य है ना, जो चीनी का कीमत है, जो चीनी का रेट है, वो 20% कम हो गया। अगर चीनी का रेट 20% कम हो गया तो सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी मिलेगी। यानी कि सुधीर घर से 960 रुपए लेकर गया, मम्मी ने दिए, ये पकड़ 960 रुपए चीनी लिया। अब सुधीर पहुंच गया मार्केट। अब जैसे ही 960 रुपए लेकर सुधीर मार्केट पहुंचा, सुधीर को पता चला कि यार जो चीनी का 1 किलो की कीमत है ना, 1 किलो का जो रेट है वो 20% कम हो गया। अब सुधीर ने दुकानदार को 960 पकड़ा दिए कि जी जितनी भी आए इस 960 में उतनी चीनी दे दो। तो अगर 1 किलो पर 20% कम हुआ है मूल्य, तो 960 में ज्यादा चीनी आएगी या कम? खुद बताओ आप मुझे। सर 960 में तो ज्यादा चीनी आएगी अगर रेट कम हुआ है, और सवाल में लिखा भी है कि अगर रेट 20% कम हो गया ना, तो सुधीर 960 में 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी ले लेगा। 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी ले लेगा सुधीर। चलो ओके,
ये बात भी क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो 20% है इसका फ्रैक्शन कितना होगा, सर इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर मैं कहूं कीमत का रेशियो कितना है, 20% कम हुआ है तो 5 में से 1 कम कर दो, ये आ जाएगा 4। तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, खपत का सर जस्ट उल्टा, 4 से 5, 4 से 5। ओके, यानी कि ये उसकी पुरानी खपत है और ये उसकी नई खपत है। सवाल ने कहा भाई साहब वो तो 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी ले रहा है, तो कितनी ज्यादा यूनिट ले रहा है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 केजी। आपसे क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य। और बच्चे घटा हुआ मूल्य के लिए हमको उसकी नई खपत का पता होना जरूरी है। नई खपत का पता करेंगे तभी उसका नया मूल्य पता कर पाएंगे। तो हमें नई खपत का पता चल गया कि 1 यूनिट अगर 6 है तो 5 यूनिट कितना है, 5 यूनिट है 30। 5 यूनिट कितना है, 30। 5 यूनिट कितना है, 30। अब हमें नया मूल्य चाहिए। नया मूल्य कितना होगा, नया मूल्य हो जाएगा भैया उसकी जेब में 960 रुपए हैं बटा 30, ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ट्रिक मुझे लग रहा है यार ये बेस्ट ट्रिक है। चलो आप अगर कह रहे हो तो इसकी ना एक ट्रिक और बता देता हूं आपको मैं। हालांकि ज्यादा ट्रिक बताने से दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है सर कोई और ट्रिक। ये ट्रिक ही तो है जो बता रहा हूं। चलो ठीक है, फिर भी एक बच्चा कह रहा है तो उसको बता देते हैं। ज्यादा ट्रिक 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 जाओगे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बन जाते हैं। चलो फिर भी मैं बता देता हूं इस सवाल में। देखो सामने देखो, पेन साइड में रख दो, पेन साइड में रख दो, आपके हाथ में जो भी है सामने देखो। सवाल करा चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई। चीनी के मूल्य में क्या हुआ बच्चा, 20% की कमी हुई। अब इस 20% की कमी में, इस 20% की कमी के कारण सुधीर की जेब में 960 रुपए ही है और सुधीर 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। अब सुनना, अगर ये 20% की गिरावट नहीं होती कीमत में, अगर ये 20% की गिरावट नहीं होती कीमत में, तो क्या ये 6 किलोग्राम ज्यादा ले पाता सुधीर, बताओ। अगर कीमत में 20% की गिरावट नहीं होती तो क्या 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी सुधीर ले पाता। आप कहेंगे नहीं सर, 20% की गिरावट नहीं होती तो 6 किलोग्राम नहीं ले पाता एक्स्ट्रा वो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 20% की वैल्यू है बच्चे वो 6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगी। 20% की जो वैल्यू है 6 किलोग्राम के बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं कहूं आपसे कि 100% की वैल्यू कितनी है, भाई 20% को 100% बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100% की वैल्यू हो गई 30 केजी। देखो या तो आप ऐसा करते कि 20% बराबर 6 किलोग्राम, फिर 1% और फिर 100%, तब भी 30 आता। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 20% बराबर 6, तो 100% की वैल्यू हमको चाहिए। तो 20% को 100% बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 20 पंजा 100। तो भैया इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 6 पंजा 30। यानी कि 100% की वैल्यू 30 किलोग्राम है। और जो ये 30 किलोग्राम आया है ना, ये उसकी नई खपत हो गई, नई खपत। और अगर नई कीमत हमको चाहिए, नई कीमत हमको चाहिए, तो भैया 960 उसकी जेब में है और बटे 30 कर देंगे, 32 आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको पुरानी खपत चाहिए, यहां से तो हमेशा नई खपत आएगी आपके पास। अगर पुरानी खपत आपको चाहिए, पुरानी खपत, पुरानी खपत, तो आप कह सकते हो 30 किलोग्राम नई खपत है, जिसमें 6 किलोग्राम ज्यादा वो ले पा रहा है। तो 30 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो पुरानी खपत आ जाएगी 24।
यानी कि पहले वो 24 किलो ही खरीद पा रहा था, अब 6 किलोग्राम ज्यादा 30 किलो खरीदेगा। तो पुरानी कीमत अगर हमें पता करनी हो तो भैया 960 बटा 24, 24 चौके 96, 40 रुपया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले सवाल में भी आप ये चीज लगा सकते हो, जैसे ये रहा सवाल, इसमें भी आप ये चीज लगा लो, सेम क्वेश्चन है। देख लो भैया सवाल को। सवाल क्या कह रहा है कि यदि कलम की कीमत में 20% की कमी आई तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीद रहा है, 10 कलम ज्यादा। यानी कि अगर ये 20% की कमी आई है तो इसी की ही वजह से 10 कलम ज्यादा खरीदी जा रही हैं। अगर ये 20% की कमी नहीं आती तो 10 कलम ज्यादा नहीं खरीदी जाती भाई साहब। तो मैं कह सकता हूं कि 20% की जो वैल्यू है ये 10 कलम के बराबर होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई? 20% को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, तो 10 पंजे 50, 100% की वैल्यू आ गई 50। यही आपकी क्या हो गई? नई खपत हो गई। आपसे क्या पूछ रहा है? नई कीमत। तो नई कीमत क्या हो जाएगा बच्चा? नई कीमत हो जाएगी 100 बटे 50, 2। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो ये 20% की कमी है इसी की वजह से 10 कलम ज्यादा ले रहा है। तो 20% की वैल्यू 10 कलम, 1% की वैल्यू और 100% की वैल्यू, 2 स्टेप बढ़ेंगे आपके। ऐसा अगर आप करोगे तो मैंने 20% को डायरेक्ट 100% में बदला, तो मैं जानता हूं 20 पंजा 100 होता है, तो 5 से गुणा किया, तो इधर भी 5 से ही गुणा करना पड़ेगा बच्चे। 10 पंजे 50, ये नई खपत है। तो नई कीमत हो जाएगी 100 बटे नई खपत 50, यानी कि 2। पुरानी खपत अगर हमें पता करनी है तो 50 में से 10 घटा दो, 40 आएगा। पुरानी कीमत पता करनी है 100 बटा 40, ऐसे भी कर सकते हो। और बाकी ये तरीका तो मैंने आपको बताया है चारों सवालों का। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए जरा। बताओ जल्दी से बच्चा इस सवाल का जवाब। नमक की कीमत में 15% की कमी, नमक की कीमत 15% कम हो गई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत बताओ क्या होगा? घटी हुई कीमत का मतलब है नई कीमत, नई कीमत बताओ। देखो भाई 15% की कमी आई है कीमत में, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे? 15 बटे 100, और यानी कि 3 बटा 20। तो कीमत के बारे में क्या बोला है उसने? उसने कहा 15% की कमी। कमी से आप क्या समझते हो कि कीमत 20 में से 3 घट के कितनी हो गई? 17। कीमत कितनी हो गई बच्चे? 20 से घट के 17, 17। तो उसकी खपत कितनी हो जाएगी? कंजप्शन कितना हो जाएगा? सर जस्ट उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 17 से 20। यानी कि ये उसकी पुरानी खपत है और ये उसकी नई खपत है, नई खपत है। सवाल ने कहा कि भैया वो तो 2 किलोग्राम ज्यादा नमक खरीद रहा है, ज्यादा नमक है ना। तो कितना डिफरेंस है यहां से? 3 यूनिट का, और 3 यूनिट का मान है 2 किलो। तो भैया 1 यूनिट का मान कितना होगा? 2 बटा 3 kg। हमें से जो पूछा है वो घटी हुई कीमत पूछी है, और घटी हुई कीमत के लिए हमें नई खपत का पता होना जरूरी है, जो कि 20 यूनिट है। बच्चे 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 गुणा 2 बटा 3, यानी कि आप कहेंगे सर 40 बटा 3 kg। ये उसकी नई खपत हो गई,
नई खपत। हमसे पूछा घटी हुई कीमत, घटी हुई कीमत का मतलब नई कीमत ही हमसे कह रहा है, नई कीमत, नई कीमत। तो बच्चे नई कीमत के लिए हम कहेंगे कि सर 272 रुपए उसकी जेब में है। नई कीमत के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, 272 उसकी जेब में है बटा, और नई खपत कितनी है, 40/3, और ये बटा 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा। ये आपका जवाब है, यही आपका बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया 4 धाम 40 और 4 छिंग 24, 3 4 अट्ठू 32, ये कितना हो गया, 3 अट्ठे 24, हासिल का 2, 3 छिंग 18 और 2 20, 204/10, या फिर आप कह सकते हो 20.4। ये मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों मेथड इसमें वैलिड है। कि भैया जो नमक है, देखो अगर, देखो सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, रुको रुको रुको। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो मेरे साथ कॉपी में उतार रहे हैं सवाल को और सॉल्यूशन को, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, आप तुरंत इसको नोट करने लग गए, मास्टर जो बोल रहा है बोलने दो, फिर मैंने यहां सॉल्यूशन लिखा, आप पीछे से सॉल्यूशन नोट करते हुए आ गए, लगे पड़े हो लगे पड़े हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक कॉपी के कोने में लिख लो कहीं कि दीपक सर ने बोला है कि मैं कभी भी मैथ्स नहीं सीख पाऊंगा, इस तरह से कभी नहीं सीख पाओगे आप। बनाते रहो नोट्स, पूरी कॉपी भर दो, आप नहीं सीख पाओगे नोट्स। बच्चे पूरे 7 साल का अनुभव है मुझे इस मैथ्स के फील्ड में, पूरे 7 साल के अनुभव का निचोड़ बता रहा हूं, कभी नहीं सीख पाओगे इस तरीके से मैथ्स। आज ही छोड़ दो ये काम अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि अभी शुरुआत है। रफ कॉपी लेकर बैठो और उसमें ये क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन करने लगो। नहीं आ रहा मेरा सॉल्यूशन देखो, अगले सवाल में खुद का दिमाग लगाओ। नोट्स बनाने हैं तो जो मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूं उसमें से अपनी कॉपी सजाकर लिख लो, आपकी मर्जी है, अपनी कॉपी सजा लो, ऐसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा तरीका क्या है, सवाल ने कहा नमक की कीमत में 15% की कमी आई है, नमक की कीमत में 15% की कमी आई है, जिसकी वजह से वो 272 में 2 किलोग्राम नमक ज्यादा ले रहा है। देखो अगर ये 15% की कमी नहीं आती तो ये 2 किलोग्राम ज्यादा नमक ले ही नहीं पाता, ले पाता क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 15% की जो कमी है या 15% की जो वैल्यू है यही 2 किलो के बराबर होगी। बच्चे इसको तो 100% नहीं बना सकते क्योंकि 15 के पहाड़े में 100 आता ही नहीं है, तो 1% बराबर 2/15, तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 2/15 और गुणा 100, तो 5 तिया 15 और 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40/3 केजी। ये 40/3 केजी क्या आया है बच्चा, उसकी नई खपत, नई खपत। सवाल कह रहा है कि उसका घटा हुआ कीमत बताओ, यानी कि नई कीमत, जो नई कीमत उसकी बनी है वही घटी हुई कीमत है। तो नई कीमत क्या हो जाएगी उसकी, नई कीमत वो हो जाएगी 272 रुपए उसकी जेब में है और 140/3 किलो वो ले पा रहा है, ये बटा 3 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व अगर आप करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, ये 20.4 ही आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। चलिए ये सवाल करेंगे जरा, यहां से सवाल शुरू है हिंदी में। बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल कर रहा है चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से, ड्यू टू द 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ पर्सन कैन बाय 7.5 kg मोर शुगर फॉर ₹360। ओके, द इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। बताओ, सवाल कर रहा है चीनी के भाव में 25% की कमी हुई और जिसकी वजह से 360 रुपए किसी आदमी के पास थे
और वो 25% की कमी के कारण 7.5 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे यहां सबसे पहले 25% का जो फ्रैक्शन है कितना होता है, 1/4, है ना। तो कीमत के बारे में उसने क्या बोला है, उसने कहा है 25% की कमी, यानी कि कीमत हो जाएगी 4 से 1 कम होकर 3। तो खपत के लिए मैंने बोला है जस्ट उल्टा, 3 से 4, यानी कि ये उसकी पुरानी खपत है और ये उसकी नई खपत है। सवाल ने कहा वो तो 7.5 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है, 7.5 किलो को 7.5 केजी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 7.5 किलो, यानी कि 7.5 केजी। इसका मतलब भी 7.5 किलो ही है। आपसे कह रहा है उसकी आरंभिक मूल्य, देखो यहां उसका नया मूल्य नहीं पूछा, यहां बच्चे पूछा है आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य जो उसका वास्तविक मूल्य था, उसके लिए मुझे आरंभिक खपत या फिर ओरिजिनल कंजप्शन भी पता होना जरूरी है। तो 1 यूनिट का मान 7.5 है, तो उसकी ओरिजिनल खपत कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल खपत वो हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि हमसे आरंभिक मूल्य पूछा है। पिछले जो सवाल हमने किए उसमें नई खपत, घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य पूछ रहा था, तो ये वाली खपत हम निकाल रहे थे। इस बार उसने आरंभिक पूछा है, तो ये वाली हम निकालेंगे। तो यहां से खपत 1 यूनिट का मान 7.5, तो 3 का मान कितना होगा बच्चे, 7.5 गुणा 3, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22.5 केजी। कितना आ जाएगा बच्चे, 22.5 केजी। ये नई खपत, सॉरी पुरानी खपत है। अगर हमें बताना है पुराना मूल्य, पुराना मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका, या आरंभिक मूल्य अगर हमें बताना है, आरंभिक मूल्य, तो ये हो जाएगा उसकी जेब में 360 रुपए थे, डिवाइडेड बाई 22.5, हो गया सवाल। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 1 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 या फिर आप कहेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 से 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, हो गया सवाल, 8 दूनी 16। आगे बढ़ू, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि भैया जो 25% की कमी आई है, इसी की वजह से वो 7.5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, इसी 25% की वजह से 7.5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, तो मैं कह सकता हूं 25% की वैल्यू ही 7.5 किलो के बराबर है, 25% की वैल्यू ही 7.5 किलो के बराबर है। तो यहां से हमें 100% की वैल्यू बताना जरा, इसी को मैं कहूंगा 25 चौके 100, 25% को 100% बना सकते हैं, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौके 20, 30 केजी। भाई 4 की गुणा इसमें करो, 7.5 में 30 किलो आएगा। अब ये 30 किलो तो बच्चे हमको क्या मिला है, ये उसकी नई खपत है, नई खपत, नई खपत। हमें बताना है क्या बच्चे, हमें बताना है आरंभिक मूल्य, और इसके लिए हमें आरंभिक खपत भी पता होना जरूरी है। तो आरंभिक खपत, या फिर अगर मैं कहूं पुरानी खपत कितनी हो जाएगी, आप इस 30 में से ये 7.5 केजी घटा दो, तो ये आ जाएगा 22.5 केजी। ठीक है, बस मूल्य अगर आरंभिक निकालना है तो आप 360 बटा 22.5 कर दो, आपका जवाब आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक और सवाल देता हूं इसी में थोड़ा सा चेंज करके, ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब सभी लोग। सवाल है कि अंडे के की मूल्य में 30% की वृद्धि हो, अंडे के मूल्य में 30% की वृद्धि हो, तो 7.8 रुपए में 3 अंडे कम मिलते हैं।
बताओ अंडों की प्रति दर्जन कितना मूल्य है? प्रति दर्जन क्या मूल्य है बताइए। सवाल करें अंडे के मूल्य में 30% की कमी हो, जिसकी वजह से 7.8 रुपए में 3 अंडे कम मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ अंडों की प्रति दर्जन मूल्य कितना है। अब यहां ये चीज स्पष्ट नहीं की, हमें ये चीज क्लियर नहीं की कि जो पर डजन रेट पूछा है वो नया पूछा है या ओरिजिनल। ये लिखना चाहिए था सवाल को। उसने बोल दिया बस कि बताओ अंडों का प्रति दर्जन मूल्य क्या है। कौन सा मूल्य है, नया या पुराना? चलो अभी देखते हैं, पहले हम पुराना निकालते हैं, ओरिजिनल निकालते हैं। अगर ऑप्शन मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम नया मूल्य निकाल देंगे। सबसे पहले मुझे बताओ 30% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है। आप कहेंगे सर 3/10 है ना, 30/100 3/10। तो कीमत के बारे में क्या बोला है, 30% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब है 10 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 13 यानी कि 13। और अगर मैं कहूं खपत के बारे में, खपत कितना होगा सर, इसका उल्टा, यानी कि 13 से 10 हो जाएगी खपत, जस्ट उल्टा। यानी कि अगर उसकी ओरिजिनल खपत 13 है तो नई खपत कितनी है, 10। ये नई खपत है। डिफरेंस कितना है खपत का, अंतर कितना है, 3 यूनिट। भाई 13 में से 10 घटाओ 3, और इसी की वजह से वो 3 अंडे कम खरीद रहा है। तो 3 यूनिट का मान कितना, 3 अंडे। तो 1 यूनिट का मान कितना, 3 से 3 कट जाएगा सर, 1 यूनिट का मान आएगा 3/3, यानी कि 1 अंडा 1 यूनिट का। जरा मुझे बताना, मैं नई कीमत निकाल रहा हूं, नई कीमत, ठीक है, नई कीमत निकाल रहा हूं मैं। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 10 यूनिट का हो जाएगा 10 अंडे। ये उसकी नई खपत आ गई, नई खपत, ये नई खपत है। और अगर हमें नई कीमत निकालनी है, नई कीमत कितनी होगी भैया, उसकी जेब में कितने हैं, 7.8 रुपए बटे 10 अंडे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ये उसकी नई कीमत है, नई कीमत। और ये तो नई कीमत किसकी है बच्चे, 1 अंडे की, 1 अंडे की नई कीमत है ना भाई। 10 अंडे की कितनी कीमत है, 7.8 रुपीज। तो 1 अंडा की होगी 7.8/10। और हमें तो बताना है प्रति दर्जन। आप मुझे बताओ 1 दर्जन में कितनी चीज होती है, 1 दर्जन में आप कहेंगे सर 12। तो 1 अंडे की कीमत अगर 7.8/10 है तो 12 अंडे की कीमत कितनी होगी, वो होगी 7.8/10 और गुणा 12। ये हमारा जवाब होगा अगर वो नई कीमत की बात कर रहा होगा। हालांकि क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है। अगर हमारा आंसर मैच नहीं किया तो फिर हम पुरानी कीमत निकालेंगे, फिर पुरानी निकालेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा, बटा 0 आ जाएगा, आएगा 12 × 96, हासिल का 9, 12 × 7 = 84, 84 और 9 होता है 93, और बटे 100, ये आ जाएगा 9.36 रुपीज। मैच कर गया, मतलब हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखो सभी लोग, लुक एट मी। सवाल ने कहा कि अंडे की कीमत में ना 30% की वृद्धि हुई है। 30% की वृद्धि मतलब 3/10। तो जो कीमत है वो 10 से 13 हो गया, वृद्धि हुई है। तो खपत कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 13 से 10। अंतर कितना आया खपत का, 3। और सवाल ने कहा 3 अंडे कम। तो 3 यूनिट का मान 3, 1 का मान 1। तो मैं नई खपत निकाल रहा हूं, नई खपत। तो 10 यूनिट का मान 10 अंडे। अब नई खपत मिल गई तो नई कीमत कितनी होगी 1 अंडे की, 7.8/10। ये 1 अंडे की कीमत आई है। हमें तो प्रति दर्जन रेट बताना है 12 अंडे का कीमत। तो 1 का इतना तो 12 का कितना, 12 से गुणा कर दो, हमारा जवाब आ गया 9.36। ये 12 अंडे का है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर मैं टाइप को चेंज कर दूंगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप था बच्चा, जो मैंने अभी कराया है ना, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। चांसेस हैं कि यहां से आपके एग्जाम में सवाल बने। एसएससी का फेवरेट टाइप है ये। यदि अंडे के मूल्य में वृद्धि 30% हो तो 7.8 में 3 अंडे कम मिलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन, हो गया ना, 9.36 अभी निकाला था। चलिए टाइप चेंज करते हैं, ठीक है भाई। उससे पहले ना आपको मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन करता हूं, बड़ा बेसिक टाइप का डिस्कशन है, बहुत बेसिक टाइप का, सुनना मेरी बात। कि आप मुझे बताओ, किसी बच्चे के या किसी एग्जाम में, वो एग्जाम 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, कोई भी पेपर आप मान सकते हो। और उसके जो पासिंग मार्क्स है ना, क्वालिफाइंग जो मार्क्स बोलते हैं जिसको, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है ना उसके, मैंने कहा वो 40 नंबर है। 40 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है। इस बात से आप क्या समझते हो? 100 नंबर का कोई पेपर है और उसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है 40। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा 40 नंबर लेकर आता है तो वो जस्ट पास हो जाता है, जस्ट पास, टॉप नहीं करेगा 40 पे। 40 वाला बच्चा जस्ट पास होगा। और अगर किसी बच्चे के सपोज 39 नंबर हैं या 39.5 नंबर हैं, तो क्या वो पास हो पाएगा? किसी के 39 नंबर हैं, 39.5 नंबर हैं, क्या वो पास हो पाएगा? नहीं सर। अगर पास होना है ना तो एग्जैक्ट ये डिजिट चाहिए ही चाहिए, 40। इसके अलावा इससे कम अगर एक पॉइंट भी है ना, 40 से कम, तो वो फेल हो जाएगा सर, क्योंकि ये तो बाउंड्री लाइन है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है बच्चे बाउंड्री लाइन। इस बाउंड्री से नीचे अगर आप रहे तो भाई चाहे आप 1 इंच रहो, वो आर्मी की रेस देखी है आपने, आर्मी की रेस में क्या होता है, 1 इंच भी अगर कोई बच्चा रह गया ना रस्सा खींचने पर, तो भाई साहब मजाल है कि फौजी उसको अंदर आ जाने दे, कहते हैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, जा भाग। 1 इंच भी, तो 1 इंच की कीमत उन बच्चों को ज्यादा पता होगा, है ना। तो वही चीज है कि अगर 1 पॉइंट भी कम है इस 40 से तो फेल है। इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना, पासिंग नंबर, पास मार्क्स जिसको बोलते हैं। 100 मार्क्स ये मैक्सिमम नंबर है, मतलब इतने नंबर का पेपर है, इतने में से इतने ले आओ तो आप टॉप कर जाओगे, आप टॉप कर जाओगे। 40 है तो फिर आप पास हो, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर है, यही थोड़ा सा पॉइंट आपको बताना था, इस वर्ड का मतलब, क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब। चलो मैं आपको लेकर चलता हूं। हाँ, एक चीज और बताता हूं। मान लो क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, और मैंने कहा एक बच्चे के ना 30 नंबर आए, एक बच्चे के 30 नंबर आए, 30 मार्क्स आए, एक बच्चे के 30 मार्क्स आए, और मैंने आपसे पूछा बताओ वो कितने नंबर से फेल हो गया। मैंने आपसे बोला कि एक बच्चे के 30 नंबर आए तो वो कितने नंबर से फेल हो गया, तो आप कहोगे 100 में से 30 घटाओ सर 70 नंबर से फेल हुआ है, या 40 में से 30 घटाओ 10 नंबर से फेल हुआ है, क्या आप कहोगे बताओ? मैंने कहा एक बच्चे के 30 नंबर आए तो वो कितने नंबर से फेल हुआ, 100 में से 30 घटाकर कहोगे 70 नंबर से फेल हुआ, या फिर 40 में से 30 घटाकर कहोगे 10 नंबर से फेल हुआ? आप कहोगे सर जब भी वो 30 नंबर लेकर आया है ना तो हम 40 से कंपेयर करेंगे कि सर 40 में से 30 घटा दो, हम कहेंगे कि सर वो बच्चा जो है ना वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, 10 मार्क्स से फेल हो गया, फेल हो गया, ये हम कहेंगे। ये हम कहेंगे कि अगर एक बच्चा 30 नंबर लाया है ना तो 10 नंबर से फेल हो गया। तो जब भी फेल या पास का कंपैरिजन, तुलना की जाती है ना बच्चे, वो क्वालिफाइंग मार्क्स में से की जाती है, टोटल में से नहीं। अगर वो 30 लाया है तो 10 नंबर से फेल हुआ है, इससे कंपैरिजन करेंगे। मान लो एक बच्चा दूसरा है जिसके 44 नंबर आ गए, जिसके 44 मार्क्स आ गए, तो कितने नंबर से पास हो गया ये बता दो आप मुझे। एक बच्चा है जिसके 44 नंबर आ गए, और मैं आपसे पूछता हूं कितने नंबर से पास हुआ है। देखो 44 नंबर है, ये पास तो हो गया,
कितने नंबर से पास हुआ है, अगर ये सवाल कहीं मिले ना कि कितने नंबर से पास हुआ है, तो आपने अगेन कंपैरिजन इस 40 से ही करना है कि सर इस बच्चे के 44 नंबर हैं और पास होने के लिए केवल 40 नंबर चाहिए, तो सर ये तो 4 नंबर ज्यादा ले आया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर 4 नंबर से पास हो गया, 4 नंबर से पास हो गया, पास हो गया, पप्पू पास हो गया। ठीक है, तो 4 नंबर से पास हो गया, ये मैं कह सकता हूं। अगर फेल हुआ है तो भी इसी से कंपैरिजन करेंगे, अगर पास हुआ है बच्चा तो भी इसी से कंपैरिजन करेंगे, टोटल से कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स से मतलब है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, तभी आप इस टाइप के सवाल जो टाइप 12 हम करने वाले हैं आप इसे पकड़ पाओगे, और पकड़ लोगे, कुछ इतना बड़ा है नहीं। जरा एक बार सवाल देखिए, 2024 जीडी का आया हुआ सवाल है ये, जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुआ है, जरा देखेंगे इसको भाई और बताओ इसका जवाब क्या होगा। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% पास हुए हैं, 93% बच्चे उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं, और 9275 जो बच्चे हैं वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड 93% पास्ड, 93% बच्चे पास हुए हैं, 9275 स्टूडेंट फेल्ड। परसेंटेज तो पास का दिया हुआ है और संख्या फेल की दी हुई है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, जिन्होंने एग्जाम दिया, पास या फेल से मतलब नहीं है, जिन्होंने एग्जाम दिया। बच्चे सवाल में एक बात साफ बोली है उसने, क्या बोला है बच्चे, साफ बोला है कि जो 93% बच्चे हैं ना वो तो पास हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं फेल कितना परसेंट हुए हैं तो आपका जवाब क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं 93% पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, आप 100 में से घटा दोगे, आप 100 में से 93 घटाओगे बच्चे, आप कहोगे कि सर फेल हुए हैं 7% बच्चे, और आपको जो ये नंबर दिया हुआ है ना ये फेल का दिया हुआ है कि 9275 बच्चे जो हैं ये फेल हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं 7% की वैल्यू है 9275, तो 1% का मान कितना है बच्चा, 9275 बटा 7, तो 7 एकम 7, 2 7 तिया 21, 1 7 दूनी 14, 7 पंजी 35, ये 1% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1325 और इंटू 100। तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा 1,32,500। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। आपने देखा कि सर अगर 93% पास हुए हैं तो 100 में से 93 घटा दो, 7% फेल हुए होंगे, और हमें तो फेल की संख्या दे रखी है कि 9275 फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो 7% इतना, 1% 1325, 100% यानी कि इतना। 100% का मतलब जिन बच्चों ने सभी ने मिलकर एग्जाम दिया, फेल और पास सबको मिलाकर उसने पूछा है। कुल संख्या का मतलब वही है कि फेल और पास दोनों को मिलाकर। ये सवाल करिए जरा, ये भी जीडी 2024 का आया हुआ सवाल है। बताओ। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसके नंबर हैं 75%, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक ज्यादा मिले हैं। ओके, तो बताओ परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। याद रखना, जब भी परसेंटेज में बात हो रही होगी ना तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम अंक, जब भी परसेंटेज में बात हो रही होगी तो बच्चे याद रखना मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं ना, अधिकतम अंक जो होते हैं हमेशा 100% होते हैं, हमेशा।
मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक का क्या मतलब है? जितने नंबर का पेपर है। मान लो आप जीडी का एग्जाम देने जाओगे तो अधिकतम अंक कितने हैं इसमें? आप कहेंगे सर 100 नंबर का ये पेपर होता है, अधिकतम अंक 100 नंबर है ना? तो जितने नंबर का पेपर होता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है? अधिकतम अंक उसी को कहते हैं। अब यहां कह रहा है कि एक बच्चे के आए हैं 75% नंबर और दूसरे बच्चे के आए हैं 60% नंबर, और सवाल ने कहा जो जो 75% वाला है ना वो 60% वाले से 30 नंबर ज्यादा ले आया, 30 अंक ज्यादा ले आया वो। तो अगर मैं यहां परसेंटेज में ही बात करूं कि भैया कितना परसेंटेज ज्यादा ले आया है, तो 75 में से 60 गया, सर 15% अंक ज्यादा ले आया, 15% ज्यादा है इस वाले के। और सवाल के हिसाब से तो 30 नंबर ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 15% की ही वैल्यू 30 नंबर होगी? भाई जितना परसेंट ज्यादा है, मैंने देखा इसके 75% इसके 60, तो परसेंटेज में तो 15% ज्यादा है, और सवाल में कह रहा है 30 अंक ज्यादा। तो 15% बराबर 30 अंक, 1% बराबर कितना? 30/15, यानी कि 2 अंक, और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगी 2 गुणा 100, यानी कि 200 अधिकतम अंक। 100% की वैल्यू ही निकालनी है हमें, क्योंकि वही आपके मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक होते हैं। आसान क्वेश्चन था ना? चलो एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जरा। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंक का 35% प्राप्त करना है। भाई अगर पास होना है ना तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, अभी मैंने बताया 100% होते हैं, उसका 35% चाहिए ही चाहिए। कह रहा एक छात्र ने 70% अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया, 70 अंक से फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं कि अगर उसके 70 अंक आए हैं और 70 नंबर से फेल हो गया तो कितने नंबर उसे पास होने के लिए चाहिए? 70 और 70। ये सवाल ना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद के ऊपर सोचना, आप खुद के ऊपर सोचना कि यार अगर मेरे नहीं किसी और के बारे में सोचना कि यार इसके अगर 70 नंबर आए और ये 70 नंबर से फेल हो गया तो कितने नंबर इसके आने चाहिए थे जब ये पास हो जाता। आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, और फिर उसी को आप 35% के बराबर कर देना, क्योंकि सवाल कह रहा है कि पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, और इनको आप देख लेना कितने नंबर चाहिए। 35% बराबर वो 1%, 100%, आपका आंसर आ जाएगा। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। और बच्चे कल वेन आरेख वाले क्वेश्चंस भी आपको मैं करा दूंगा, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन से, इसके भी 2-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो वेन आरेख वाले क्वेश्चन, और फिर कल ही हम चुनाव वाले सवालों पर शिफ्ट कर जाएंगे। और एक सवाल अभी और एक टाइप का और बचा हुआ है कि जो उसकी सैलरी का हिस्सा वो बांटता है कि इतना % हिस्सा यहाँ बांट दिया, उतना % यहाँ, उतना % यहाँ, वो वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।